तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का करियर डिफाइनर यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस धमाकेदार सेशन में हम जुड़ चुके हैं बोल्ट भाई के साथ। बोल्ट नाम तो आपने बहुत सुना ही होगा, क्योंकि चाहे यूट्यूब के लाइव क्लासेस हो या फिर एप्लीकेशन के क्लासेस हो, कहीं पे भी हम देखें तो इनके सवालों के जवाब बोल्ट की तरह, पूरा फायर बोल्ट की तरह आते थे। तो उसी से ही हम उनको जानते हैं। सभी लोग इनसे रूबरू हो चुके होंगे पहले से। हमारा आईबीपीएस पीओ का भी मुझे जितना ध्यान है, उसमें भी हमारा जो जो हमारा वीडियो मीटअप हुआ था, हाँ। वोल्ट भाई हमारे थे। तो वोल्ट भाई जाने माने हस्ती हैं, और आज तो इन्होंने और ही अलग लेवल का झंडा गाड़ रखा है। तो सबसे पहले स्वागत है वोल्ट भाई हमारे इस चैनल पे। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस एसबीआई पीओ बनने थैंक यू के सर। लिए। बस हमेशा की तरह पहले एक एडवाइस दे देता हूँ, फिर हम सेशन को आगे बढ़ाएंगे। कि कभी ये मत यस सर। सोचिए कि खत्म हो गया। ये दिखावा ही होता है, एक ट्रैप ही होता है। जैसा हमें बचपन से दिखाया जाता है कि 10th खत्म कर दो आराम ही आराम है, 12th खत्म कर दो आराम ही आराम है, फिर ग्रेजुएशन खत्म कर दो आराम ही आराम है, जॉब लगा दो आराम ही आराम है। तो आराम कभी नहीं है, जिंदगी ऐसा ही चलता रहेगा। इसके बाद आपका फैमिली आगे बढ़ेगा, आपके बच्चे होंगे, उनका परवरिश। तो लाइफ अभी बहुत आगे और जाना है। मेहनत करने के लिए कभी पीछे नहीं हटना। ये नहीं कि हाँ, ऐसा कह सकते हो कि एक ऐसा मेहनत जो करने में मन नहीं करता, वो फेज खत्म हो चुका है। क्योंकि यूजुअली स्टूडेंट्स के लाइफ पढ़ना एक अलग लेवल का मेहनत होता है। तो अभी मेहनत तो रहेगा, बट वो लेवल का नहीं। बट स्टिल ये चीज माइंड मेकअप कर लीजिए कि आगे और भी काम है जो आपको करने हैं, और यहीं पे रुकना नहीं है। आगे और भी चीजें हैं आपको अचीव करने हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशन के साथ ऑल दी वेरी बेस्ट अपकमिंग फ्यूचर के लिए। तो सबसे पहले थैंक यू बताइए, सर। कैसा क्या लग रहा है घर पे, क्या हालचाल, घर में सब लोग कैसे? घर में सारे खुश हैं, मतलब कि जब मैंने तो अपना अलग रूम ले रखा था ना पढ़ने के लिए, अच्छा। तो कोई गुस्सा नहीं था। तो मेरी तो प्रिपरेशन चल रही थी, घर वालों के साथ में अलग चल रही थी कि अच्छा। जब तक पढ़ रहा कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई काम ना बोल दे। हम्म, तो घर वालों ने पूरा सपोर्ट किया इस चीज़ के लिए, तो मेरे से ज़्यादा खुश तो घर वाले हैं। अच्छा। और घर पे अभी रिएक्शन कैसा? वो लोग सेटिस्फाइड, वो लोग खुश? कोई और उनको और कुछ नहीं चाहिए? पर घर वालों ने पहले तो सुनाया मेरे को थोड़ा। मेरा हुआ अच्छा। था कि ऐसा रिजल्ट जब मैंने चेक किया तो मैंने क्लर्क का रोल नंबर डाल दिया था पीडीएफ में। तो अच्छा। चेक किया, रिजल्ट आया नहीं। अब मैं खाना खाना अच्छा। बैठा, मैं कहा ठीक है, जो हो गया होगा। इंश्योरेंस का मेंस देना है एनएससीएल का, तो उसकी हाँ तैयारी कर हाँ लेते हैं। हाँ अब फिर हाँ। मैंने 1-2 घंटे बाद चेक किया। फिर मैंने दोबारा मैं एक बार और ट्राई कर लेते हैं। पहले भी 2-3 बार चेक किया, लेकिन क्लर्क का रोल नंबर डाल रहा था मैं। जब अच्छा। पीओ को रोल नंबर डाला तो हो गया। अरे। अब खुशी की जगह घर वालों से आ रही है, एक रोल नंबर ही डाला जा रहा सर्टिफिकेट से, तुम पीओ बने हो। अरे, ये हो जाता है, एक्साइटमेंट में हो जाता है। और एक्साइटमेंट और नर्वसनेस का जो कॉम्बो है वो काफी खतरनाक हाँ। होता है। तो कोई नहीं, हाँ, अल्टीमेटली एक हो दिन पहले सके। फेक लिंक आ गया था ना, रात को हम्म। नींद उड़ गई थी, इसकी वजह से अच्छा। सिलेक्शन नहीं हुआ। अरे, तो थोड़ा वो पड़ा फेक होगा। लिंक सर्कुलेट कर दिया था किसी ने। अच्छा। तो बताइए, हाँ। आपके प्रिपरेशन जर्नी के बारे में। आपने कब क्या स्टार्ट किया था प्रिपरेशन? मैंने 2022 में आपके साथ ही मतलब स्टार्ट किया था मैंने। तो 2020? 22 में मैंने अगस्त के अराउंड, जैसे आरबी को पीओ का पेपर का होने लग गया था, तब मैंने स्टार्ट कर दिया था। तो अच्छा। उस टाइम पे ऐसा था कि सिलेबस कंप्लीट हुआ नहीं था, एग्जाम पे एग्जाम आ रहे थे हम्म हम्म 2022 में। तो हम्म मेन फोकस ऐसा लग गया कि एग्जाम की तैयारी करूं या फिर सिलेबस कंप्लीट करूं। तो हम्म मैंने फटाफट वीडियो देख के मैंने एग्जाम्स की तैयारी करने लग गया। लेकिन उससे हुआ क्या, ना एग्जाम्स निकले ना फिर सिलेबस कंप्लीट हुआ। तो एट द हम्म। एंड कोई प्री निकला ही नहीं। एक बार अच्छा, फिर से तो मुझे पहले दोबारा से अटेम्प्ट करना में ही साल पड़ा सिलेबस। 2022 में आपका कोई भी प्री नहीं निकला? नहीं निकला, अच्छा। क्योंकि वो इसी में उलझा रहा कि मैं पेपर के लिए करूँ, मॉक दूं या फिर सिलेबस कंप्लीट करूँ। अब ऐसा लग हम्म। रहा था पेपर आ गए, अब इसके लिए पढ़ूंगा नहीं तो फिर मैं इसको करके क्या आऊंगा पेपर में, इसी हाँ चक्कर में हाँ। प्रेशर में निकला ही नहीं कोई भी। अच्छा। तो फिर वही यही मिस्टेक लगी, मतलब कि नेक्स्ट जब तैयारी कर रहा कि कंसेप्ट जो थे क्लियर नहीं थे। और ज्यादा हम्म पैनिक कर रहा था, एग्जाम्स में पैनिक हो रहा था इस चक्कर में, जब हम्म। कंसेप्ट क्लियर नहीं थे। तो इस बार जब प्रिपरेशन करी, पहले एक बार सिलेबस कंप्लीट करा। आपकी वीडियोस देखे, आपकी यूट्यूब पे वन शॉट जो वीडियोस हैं, वो हम्म। उससे कंसेप्ट क्लियर करे सारे। तो वो अच्छा। वीडियो देख के जब पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया, तो फिर प्रैक्टिस करी, मॉक्स देना बंद कर दिया मैंने, प्रैक्टिस करी। और फिर जब अपना आरआरबी का आने लग गया, तब मैंने एक महीने पहले मॉक देना शुरू करा, उसके बाद फिर पेपर निकलते गया। अच्छा। आरआरबी का मेरा मेंस में शायद 2 नंबर से रह गया था मेंस, उसका मेंस दिया था मैंने। तो इस साल आपके मतलब आरआरबी क्लर्क का मेंस निकला? आरआरबी का कोई भी मेंस निकला क्या या नहीं? क्लर्क का नहीं दिया था मैंने, पीओ का दिया था सिर्फ। दिल्ली अच्छा, में केवल वैकेंसी नहीं होती पीओ। ना, तो एमपी से अच्छा। मैंने पीओ का भर दिया था। अच्छा, तो आरआरबी पीओ मेंस 2 मार्क से रुक गया। हाँ हाँ। और आईबीपीएस पीओ का तो आपने इंटरव्यू दिया होगा। हाँ अच्छा। जी। और एसबीआई पीओ निकल गया। एसबीआई क्लर्क का क्या सीन चल रहा है? उसका मेंस दिया, उसका रिजल्ट आएगा तो हाँ, तो उसका इसका हो मेंस जाना भी चाहिए दिए वैसे है तो। ना? अच्छा, तो उसका मेंस भी हाँ। आपने दिया। अच्छा। आरबीआई असिस्टेंट का मेंस दिया मैंने, उसमें रह अच्छा। गया थोड़ा, शायद अटेम्प्ट कम हो गया। अच्छा, आरबीआई असिस्टेंट का। हाँ। अच्छे अच्छे एग्जामिनेशन आपने दिए हुए हैं।
तो बाकी अगर हम बात करें तो केवल आरआरबी पीओ वाला चीज जो है वो रुक गया। आपको क्या लगता है आरआरबी पीओ रुका क्यों, किस वजह से? क्योंकि ये एक्चुअली एक ट्रेंड होता है कि अगर एक स्टूडेंट का एग्जाम्स निकलते हैं तो ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्स निकल जाते हैं। तो आपको ऐसा कुछ लगा होगा हाँ। कि ड्रॉबैक या लूप होल जो आपका रहा है जिसके चलते आरआरबी पेपर नहीं निकल पाया? नहीं तो ऐसा हुआ था कि जो मैंने लास्ट टाइम गलती करी थी कि मैं पेपर और इसके बीच में कंफ्यूज जाऊंगा, तो वैसा नहीं कर रहा। मैंने मेंस की तैयारी करना स्टार्ट कर दिया था। मैंने पहले भी हम्म कर रहा था, लेकिन पहले ऐसा था कि 80% प्री और 20% मेंस कर रहा था, क्योंकि लास्ट ईयर हम्म एक भी प्री निकला नहीं था, तो कॉन्फिडेंस आ नहीं रहा था मेंस करने के लिए। तो आपकी हम्म, क्लासेस जो थे वो कर रहा था, और सेल्फ से 20% अपना टाइम मेंस के लिए दे रहा था मैं। तो जब ऐसा अच्छा। हुआ कि पेपर अच्छा होके आ गया, फिर मैंने कहा मेंस की तैयारी कर लेते हैं। तो जब हम्म मेंस पढ़ना स्टार्ट किया, तो अभी कंप्यूटर भी पढ़ना था और इसके लिए स्पीड भी चाहिए थी। तो उस चीज़ हम्म। में ऐसा था कि टाइम उतना बचा ही नहीं जो पूरी प्रिपेयर कर पाऊँ अच्छे से। अच्छा, और मतलब एक पहला साथ मैच था। ऐसा हुआ कि आप मतलब आरआरबी पीओ मेंस का एग्जाम बहुत जल्दी हो गया था, उसके बाद ही आपने हाँ और थोड़ा ज्यादा गियर अप किया है मेंस के लिए, उसी की वजह से हाँ आरआरबी हाँ। पीओ मेंस चुका, लेकिन उसके बाद मेंस के परफॉर्मेंस आपके एनहांस होते रहे, इंप्रूव होते रहे। अच्छा, तो हम्म, ऐसा और कोई खास, ऐसा कोई रीजन नहीं, कोई सब्जेक्ट वाइज कोई नहीं रीजन? तो जितने भी नहीं हमारे सर। सब्जेक्ट हैं आपके, उस सब्जेक्ट में आपको क्या लगता है सबसे बेस्ट आपका कौन सा सब्जेक्ट है? क्वांट है या रीजनिंग है आपके जिसमें मार्क्स सबसे अच्छे आते हैं? जनरल अवेयरनेस है। जनरल अवेयरनेस, भाई ये तो अलग लेवल पे चल। अच्छा, तो जनरल अवेयरनेस की प्रिपरेशन डेली के लिए बेसिस पे आदत हो गई इसको करने की ना, जनरल हम्म। अवेयरनेस को। अच्छा, तो जनरल अवेयरनेस आपने कैसे प्रिपेयर किया था, अगर बता पाए थोड़ा? तो डेली बेसिस पे जैसे यूट्यूब पे वीडियो देख लिया, और उसको जैसे वीडियो देखो आधे घंटे लगते हैं उसको रिवाइज करने में। दो अच्छा। पेज का जैसे तुमने नोट्स बना लिया, हम्म। फिर तुमने पीडीएफ ले लिया, तो अच्छा। हेलो, आज हाँ। तो लगभग आधे घंटे लगते हैं उसको तैयार करने के लिए। जैसे आज मैंने डे 1 कर लिया, तो जो डे 2 में बैठूंगा, तो डे 1 का रिवाइज करने के साथ डे 2 का याद करेंगे। ऐसे अच्छा। 7 दिन तक, जैसे 7वें दिन तक बैठे तो 6 दिन का रिवाइज करेंगे, 7वें दिन का याद करेंगे। उससे अच्छा। हुआ क्या, जैसे 1 मंथ तक ये प्रोसेस कर लिया ना, तो उसके बाद ऐसा होगा कि आपको पूरे टिप्स पे याद रहेंगे, करंट अफेयर। अच्छा। मैं अच्छा, 4 मंथ की करता था, 6 मंथ के और लिए एक बहुत बार एक्टिव होता था, बताइए, मैं 4 मंथ के लिए क्या करता आपने था। कहा वो और एक बार बताइए, थोड़ा फास्ट हो गया मेरे लिए। क्या 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 आप फॉलो कर रहे थे, कैसे? हाँ, वो शायद नेटवर्क एरर आ गया। तो जैसे हाँ जी। डे 1 पे हमने याद किया, जो डे 1 करंट अफेयर है, तो डे 2 हम्म, पे जब याद करने के, तो डे 1 का रिवाइज कर लिया। हाँ और एग्जैक्टली, डे हाँ 3 पे याद करने के, तो डे 1 और डे 2 दोनों का रिवाइज कर लिया। एग्जैक्टली। ठीक, वो बहुत इंपॉर्टेंट तो है, ये मैं 7 डेज तक हमेशा फॉलो किया। रिवीजन वाला चीज बहुत मस्ट है। क्योंकि और मैं तो इसमें भी बिलीव करता हूँ कि मतलब पर डे भी आप जितना पढ़ते हो उसमें से भी अगर थोड़ा टाइम आप निकाल के उसी दिन के चीज, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना, जब पढ़ते हैं हम ज्यादा कंटेंट कंज्यूम करने के पीछे अपना जितना भी टाइम डेडिकेट सपोज एक सब्जेक्ट के लिए किए, मान लो किसी ने 1.5 घंटे सपोज जीए के लिए रखे होंगे, तो वो यूजुअली क्या करता है ना, हाँ 1.5 घंटे में जितना मैक्सिमम कंटेंट कंज्यूम करना चाहता है उसको कोशिश करता है, ग्रीड होता है उसको। तो उससे क्या होता है ना, हाँ। वो चीज अच्छे से रिटेन नहीं हो पाता है। उसी 1.5 घंटे के हम्म। टाइम स्लॉट को अगर वो रिवीजन में भी थोड़ा कि जो चीज आज पढ़ा हूं उसको थोड़ा और एक बार ओवरलुक कर हाँ दूं, तो उसका बहुत ज्यादा पावरफुल इम्पैक्ट, भले ही आप जितना कंटेंट कंज्यूम करें तो उसका थोड़ा 20% कंटेंट कम हो, बट उससे इफेक्टिव हाँ इम्पैक्ट बहुत रहता है। बट वही चीज है कि एक साथ में ज्यादा हो जाए तो बच्चों को बस नंबर से मतलब है, क्वांटिटी से मतलब है, क्वालिटी से नहीं। तो वो चीज एक बच्चे कॉम्प्रोमाइज करते हैं जिसकी वजह से शायद जनरल अवेयरनेस में फंसते हैं। आपने जनरल अवेयरनेस के लिए किस एजुकेटर को फॉलो किया था, किन किन के? अभिजीत सर थे, यूट्यूब पे पढ़ाते थे। कौन अभिजीत से? मिश्रा सर थे। अच्छा, अभिजीत अभिजीत में। मिश्रा। अच्छा, तो हाँ, बैंकिंग अवेयरनेस, उनको लिया शुरू से। फाइनेंशियल अवेयरनेस, सब कुछ उनसे ही आपने जितना भी हो देखा? हाँ हाँ, उनसे किया था। और पीडीएफ? तो क्या पीडीएफ? हाँ, पीडीएफ जनरल अवेयरनेस का जो पीडीएफ, तो करंट अफेयर का जो पीडीएफ। एक मिनट, मैं खुद के नोट्स बना दूंगा आपको, एक बार दिखाता हूँ सर, एक मिनट। हम्म। तो जैसे मैं मंथ वाइज, ऐसे अगर आपको दिख रहा हो, तो जैसे फरवरी लिखा होगा इस पे, तो अच्छा। फरवरी का पूरा ऐसे हैंड रिटन नोट्स है, उसको कंपाइल अच्छा। करवा लेता था मैं, बना अच्छा। के ए अच्छा, फोर शीट हैंड। पे। अच्छा, तो नोट्स बनाने उसमें में क्या याद भी रहता था, खुद की evidence? लैंग्वेज में लिखने ज्यादा याद होते हैं। हाँ हाँ एग्जैक्टली, खुद के लैंग्वेज में बच्चे भी मुझे वही बोलते हैं, जब मैं भी मैथ्स मतलब ये पढ़ाता हूँ एप्लीकेशन पे, तो मैं बोल देता हूँ ना कि कुछ लिखो मत, पीडीएफ जो एनोटेड है उससे डाउनलोड करके। तो बच्चे बोलते हैं सर आपके नोट्स और हमारे नोट्स में डिफरेंस है, हम खुद लिख के करेंगे। मैंने कहा हाँ, तो आप आराम से कर सकते हो। तो ठीक है, तो जनरल अवेयरनेस का तो गया। अब इंग्लिश आपने कैसे क्या किया था? इंग्लिश सर, मैं इंग्लिश मीडियम से वैसे ही पढ़ा हुआ हूँ। तो अच्छा। मेरे को ऐसा लगता था कि मैं किसी टीचर से पढ़ूंगा, तो टीचर जैसे कोई भी एडिटोरियल पढ़ा रहा है, तो हम्म ठीक है, जो बच्चे ऐसे इंग्लिश में कमजोर है तो उनको खुद नहीं पढ़ सकते जो, तो हम्म, टीचर से पढ़ रहा, तो 1 घंटा लग जा रहा है एक एडिटोरियल में, ज्यादा से ज्यादा 2 एडिटोरियल हो रहे हैं 1 घंटे में। हाँ जी। तो मैं हाँ ऐसे जी। 1 घंटे बैठता था या आधा घंटे भी बैठता था, तो उसमें मैं 3 एडिटोरियल खुद से पढ़ लेता था। तो उससे होता हम्म। क्या था, खुद एनालाइज करने की भी वो पावर पड़ती थी। खाली एग्जैक्ट। मैंने रीडिंग पे फोकस किया, मैं ग्रामर ऐसा उतना नहीं पढ़ा, मेरे को अभी भी रूल्स वूल्स कुछ याद नहीं है। तो खाली अच्छा। रीडिंग पे फोकस किया था। उससे रीडिंग से मेरी ग्रामर इंप्रूव हो गई, पैराजम्बल इंप्रूव हो गई, और
रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो आती है मेंस में, बहुत अच्छा अच्छा लेवल का आता है। अच्छा। तो मतलब बेसिकली आपको इंग्लिश मीडियम का जो हेल्प है वो मिल गया है, जिसकी वजह से आपको ज्यादा उस हाँ पर मेहनत नहीं करना पड़ा। जैसे कि एरर हाँ, वगैरह मतलब कि पार्ट में आपको इतना फील आ मिल गया जाती है। काफी। क्योंकि मतलब क्या होता है ना, इंग्लिश मीडियम से जब पढ़े होते हैं तो सारे सब्जेक्ट जब आप इंग्लिश में पढ़े होते हैं, तो इंग्लिश में कम से कम ग्रामेटिकल एरर्स हो या फिर जो फिलर्स में सब्स्टिट्यूशन हो, तो वो आइडिया लग जाता है कि हाँ यही होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो उसका हाँ आपको हेल्प मिला। अभी वही चीज जब मुझे भी बच्चे बोलते हैं तो मैं बता नहीं पाता कि मैं मार्क्स कहाँ से लाता हूँ। लेकिन वही होता है कि वो हो जाता है कि ये गड़बड़ लग रहा है, यही एरर होगा, या ये वाला रेक्टिफाई होकर एरर मतलब जो रेक्टिफिकेशन होगा। तो इंग्लिश का बेसिकली आपने वही किया है। और आपके इंग्लिश में मार्क्स कैसे रहते थे, एवरेज रहते थे या एबव एवरेज, या कैसा आप क्या रेट? इंग्लिश का ऐसा रहता था कि जैसे मैं करके आता था, जैसे मैंने 20 क्वेश्चन भी किए हैं या फिर हम्म 25 क्वेश्चन भी किए हैं, तो पच्चीस हम्म। में से मेरे 23 या 22 आएंगे, एक या दो गलत होगा। एक्यूरेसी पे ज्यादा फोकस था कि एक्यूरेसी पे ऐसा था। नहीं कि मेरे को ऐसा लग रहा था उसको कर दो, मतलब कि जो नहीं हो रहा नहीं हो रहा उसको छोड़ दो। प्री में अच्छा। तो ठीक है, प्री में फिर भी हो जाते थे, जैसे हम्म। 25 नंबर तो आ जाते थे, ऐसे हो जाते थे। अच्छा। पीओ में जैसे जैसे 22 आ जाएंगे, क्लर्क में तो 25 के ऊपर आ जाएंगे, तो ऐसे अच्छा। होता था। अच्छा। तो मतलब और बेसिकली जो आपको लग रहा था टेक्निकली कि नहीं यही होगा, ज्यादा आपको चांसेस जिसमें लग रहे थे आप उसी पे जा रहे थे। ब्लाइंड गेसेस उसको आप अवॉइड करते थे, जितना हो सके उनसे हाँ दूर रहते थे, वो हाँ, इम्पोर्टेंट है। जैसे ग्रामर के क्वेश्चन भी जैसे करते थे, तो ऐसा नहीं करते कि ये लग रहा है, मतलब कि इससे तो क्या होना चाहिए, हम उसको होना प्रेजेंट चाहिए। टेंस सेंटेंस हाँ। पढ़ रहे हैं, तो इसके साथ क्या एग्जैक्ट। होना चाहिए। हम्म। जब वो पकड़ पाएगा बच्चे इसके क्या साथ क्या करते हैं ना, होना चाहिए, तो फिर मार्क कर रहे हैं। ये एक बहुत बढ़िया पॉइंट आपने कहा कि शायद ये पॉइंट मैं भी बच्चों को कभी मतलब बोल नहीं पाता था, लेकिन खुद करता था कि एरर डिटेक्शन में सिर्फ ये इंपॉर्टेंट नहीं कि ये चीज अजीब लग रहा है। इंपॉर्टेंट है अगर हम्म ये अजीब लग रहा है तो उसको सुधार के क्या हो सकता है, वो जब आप पकड़ लोगे तो वो क्वेश्चन गारंटीड आपका सही हम्म हुआ। क्योंकि नहीं तो हम्म, क्या क्या होता है ना, उसमें भी दो प्रॉब्लम्स होते हैं कि कभी कभार एक एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन में दो दो जगह अजीब लग जा सकता है, वो भी हो सकता है। क्योंकि टेक्निकलिटी हमें तो अगर मालूम ना हो तो दोनों जगह भी अजीब लग सकता है। और कभी कभार ये हो सकता है कि एरर ही ना हो और हमें एक जगह अजीब लग रहा हो, वो भी हो हाँ सकता है कि एरर हाँ हो बट आपको अजीब लग रहा हो। तो एक चीज बच्चों ये भी जानना चाहिए कि अगर आप मतलब रीडिंग स्किल से ही ग्रामर्स को इम्प्रूव कर रहे हैं, तो जो भी एरर है उस एरर की जगह आपका क्या होना चाहिए इंप्रूवमेंट, उसको भी साइड बाय साइड देख के अगर आप करेंगे तो उसमें आप एक्यूरेसी ज्यादा डेवलप कर सकते हैं। बहुत अच्छा पॉइंट था। हाँ। और जो इंग्लिश तो मीडियम से नहीं है उनके लिए तो ऐसा है कि एडिटोरियल पे ना जाए एकदम से। बच्चे क्या करते हैं, सीधा एडिटोरियल पे जंप कर देते हैं, फिर बाकी बच्चों को देख के डिमोटिवेट हो जाते हैं कि हमसे नहीं हो हाँ रहा। एग्जैक्टली। क्योंकि उन बच्चों ने 6 क्लास से पढ़ना स्टार्ट किया, तो मैं तो सजेस्ट करता हूँ तुम 6 क्लास की बुक ले लो, वहां से स्टोरी पढ़ना स्टार्ट कर दो। और ऐसा कि अगर पर डे 2 स्टोरी भी पढ़ रहे हो वहां से, तो आप 15 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर एक 6 क्लास की किताब खत्म कर दोगे। ऐसे करते करते 6th 7th 8th 12th तक आओगे ना, तो आपका लेवल बढ़ जाएगा 12th क्लास तक। फिर अच्छा। एडिटोरियल, और फिर ये आप ये स्टार्ट करो, रीडिंग कम्प्रिहेंशन। ठीक है, तो बच्चे ये तो सुन ही रहे होंगे, लेकिन ये चीज सारा का सारा डिपेंड करता है बच्चों के पेशेंस के ऊपर। क्योंकि सुनेगा सब, लेकिन करने का पेशेंस सिर्फ कुछ ही लोगों का पास होगा, और सिलेक्शन उन्हीं कुछ ही बच्चों का होता है। सुनते सब है, जैसे कि बच्चे बोलते हैं कि सर चिल्ला चिल्ला के स्ट्रैटेजी सबको बता देते हो, मैं उनको वही कहता हूँ कि स्ट्रैटेजी सुनने वाले 1000 मिल जाएंगे, लेकिन फॉलो करने वाले 10 ही मिलेंगे। और जो 10 फॉलो करेंगे वही सिलेक्ट कर लेंगे। तो सबको पता है रास्ता क्या है, स्पीड बढ़ाने का क्या रास्ता है, प्रैक्टिस। उनको प्रैक्टिस करना नहीं है, इसीलिए वो बार बार पूछते रहते हैं स्पीड कैसे बढ़ेगा। तो चलो हम स्पीड के पास तो आते हैं, लेकिन इन दोनों के अलावा अगर हम बात करें तो रीजनिंग सेक्शन की, तो रीजनिंग सेक्शन आपने कैसे क्या प्रिपेयर किया था, अगर थोड़ा बता पाए तो? रीजनिंग, एक तो जो अपने मिसलेनियस पार्ट होते हैं, सिलॉक्स हो गए और हम्म अपने इनक्वालिटीज हो गए, तो इनको एक बार तो मतलब कि कवर किया सिलेबस। पजल्स का ऐसा है कि पजल्स तुम खुद से जब तक करना स्टार्ट नहीं करेंगे, जो जो आप वीडियो देखते रहो, जितनी मर्जी की वीडियो देख लो, आप नहीं कर पाओगे। तो हम्म। क्लर्क लेवल से स्टार्ट किया था करना, प्री लेवल क्लर्क से। मेरी स्पीड भी बहुत स्लो थी, तो अच्छा। एक प्रॉपर मेथड खुद खुद से डेवलप कर दिया, कैसे नोट्स लिखने हैं। मतलब कि हम्म आज तक मैंने भी टीचर्स को नहीं देखे कैसे टीचर्स नोट बनाते हैं, मैं अपने तरीके से नोट्स बनाता हूँ, जो मेरे को खुद समझ आए कि मैंने हम्म क्या लिखा हुआ है वहाँ पे पढ़ने के बाद। तो नोट्स बना लिए, उसके बाद पजल सॉल्व सॉल्व करना शुरू किया। रीजनिंग तो प्योर प्रैक्टिस के ऊपर है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी। आप पे कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि कई बार रीजनिंग में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि दो दो सिचुएशन बन जाते हैं, कि फिक्स नहीं होता वो, तुम दोनों में से हम्म। कोई भी हो सकता है, आप पजल बनाओगे तो वहां पे ऐसा होगा कि अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा ना, तो आप ढूंढते रह जाओगे कि कहाँ फिक्स करें। आप में अच्छा। कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ पजल बन चुका है, तो आप वहाँ हम्म। पे मतलब कि स्लैश लगा के दोनों नाम लिख दोगे, दोनों में से कोई भी हो सकता है, कैन नॉट बी अच्छा। डिटरमाइंड आंसर रहेगा उसका। तो ये हम्म चीज बच्चे रिलेट कर पाएंगे इस चीज को, ये होता है मीन्स में बहुत होता है ये, जहाँ पे हाँ। वैकेंट सीट्स वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। हम्म। आपका रीजनिंग में कितना स्कोर था एसबीए पीओ मेंस में? अभी स्कोर सर आया नहीं है एसबीआई का। अच्छा एसबीए का, अच्छा सॉरी एसबीए का तो आता नहीं है वो। आईबीपीएस पीओ में कितना स्कोर था? आईपीएस में मेरा 12th नंबर था, क्योंकि सर वो रीजनिंग काफी टफ आ गया था, तो हाँ हाँ, मैंने रीजनिंग उसमें का एक था, हाँ पजल मेरा याद आ गलत हो गया गया। था।
मेरे दिमाग में नहीं है। हाँ, रीजनिंग हाँ तो सबसे ज्यादा टफ आया था इस बार पेपर में, पूरा 12 मार्क आए थे। और क्वांट में कितना आया था क्वांट में आईबीपीएस? सर 18-20 ऐसे कुछ आया था एटीन सर। ट्वेंटी कुछ। आईपीएस का मेरा ऐसा हुआ था कि मार्क्स अच्छे नहीं आए मेरे। अच्छा। खाली 4 नंबर आए थे कट ऑफ के ऊपर। शायद एक्यूरेसी अच्छा। वगैरह में कुछ इशू हो गया था। क्योंकि अच्छा। उस पेपर में हुआ कि रीजनिंग का मेरा ऐसा था कि मेरा जो मॉक्स देता था उसमें 30+ ऐसे नंबर आते थे मेंस में। तो मेरे को अच्छा। पूरा पेपर डिपेंड था रीजनिंग के ऊपर। हाँ, वो हो जाता है, और जब पहले ही पेपर में वो मतलब लेवल ये हो जाता है ना, तो दिमाग हाँ फिर जाता है। एग्जैक्टली हाँ, तो रीजनिंग मैंने कहा ये तो क्वेश्चन बन ही नहीं रहे, मैं कुछ 17 नंबर हाँ। करके आया था हाँ खींच जी। के वो। उसमें भी एक पजल बाद में पता लगा मेरा गलत हो गया उसमें क्वेश्चन। तो मैंने कहा मेरा तो कट ऑफ नहीं निकलेगा इसका रीजनिंग का। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, बाकी कट तो ऑफ तो, अच्छा था। कट ऑफ तो प्रेडिक्टेड था, 2-3 नंबर ही जाएगा उसका। तो हाँ तो उस वक्त मेरे को ऐसा लग रहा था 2-3 नंबर भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि गलत होगा तो अच्छा। माइनस हो जाएगा, 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन गलत किए थे। हाँ 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 ऐसा हाँ। रहा था। अच्छा। तो रीजनिंग का तो ऐसे कि अगर मेंस के लिए कर रहे हैं तो अगर एक पजल भी बन जाता है तो भी हाँ बड़ी बात है। मैंने एग्जैक्टली आधा घंटा दे exactly. दिया था, मेरा एक भी पजल नहीं बना था पेपर के हाँ। अंदर। हम्म। नहीं, तो बच्चों को ऐसा वो कुछ सिचुएशन आ मैच्योरिटी जाएगी उस तो। टाइम पे ना, वो मैच्योरिटी आना चाहिए। बच्चे उस टाइम पे भी अगर ग्रीडी होके बोलेंगे नहीं ज्यादा नंबर से ज्यादा अटेम्प्ट करने, तो वो कहीं ना कहीं टाइम प्रॉपरली और मैनेज हो नहीं पाता। क्योंकि अगर आप देखें तो इस बार शायद मुझे जितना याद है आईबीपीएस पीओ मेंस में आपका मिसलेनियस पार्ट से क्वेश्चन नहीं दिया गया था। जैसे कि आपका हाँ इनइक्वलिटी वगैरह, जितना मुझे याद है इनइक्वलिटी नहीं दिया वगैरह था। कोडेड वाला जो, वो कुछ भी नहीं आया था। पूरा का पूरा क्रिटिकल पेपर। रीजनिंग दिया था आपको। हाँ, पूरा का पूरा मतलब आपका पजल अरेंजमेंट ओरिएंटेड और लॉजिकल वाला, क्रिटिकल वाला पार्ट दिया था। तो उस हाँ वजह से भी हाँ एक चीज हो गया कि अब अगर क्वेश्चन होगा तो होगा, नहीं तो नहीं, अब और उसका कुछ हो नहीं पाएगा। कम से कम मिसलेनियस वाले पार्ट में आपके पास कुछ मार्क्स होते हैं गेन करने के लिए, तो वो एक है। तो चलिए, रीजनिंग का तो हमने सुन लिया, आपने कैसे क्या किया। तो रीजनिंग बेसिकली आपका ये कहना है कि ज्यादातर खुद के प्रैक्टिस के ऊपर अगर हम बच्चे कमांड हासिल करें तो उनके लिए ज्यादा नहीं, बेहतर। ऐसा कि जैसे एक बार आप टीचर्स का भी देखो, टीचर्स के साथ भी प्रैक्टिस करना शुरू करो, क्योंकि आप ऐसा होता है किनको कि फॉलो कर रहे थे रीजनिंग के लिए? पुनीत सर को करता था मैं उनका। अच्छा, एक तो मिसलेनियस पार्ट बहुत स्ट्रांग है उनका। अच्छा। ठीक है। और पजल को तो ऐसा कि अब जिस जिस टीचर का आपको मेथड समझ में आ रहा है, क्योंकि हर टीचर का अलग अलग मेथड होता है एग्जैक्टली। कराने का, जिसको हम्म। आपको अच्छे से समझ में आ रहा है आप उससे करो। तो मेरा कोऑर्डिनेशन पुनीत सर से अच्छा बन रहा था, तो मैंने पुनीत हम्म। सर को ही फॉलो करते रहा, चेंज ही नहीं किया फिर किसी को। अच्छा। तो उसमें हो गया मेरा। हम्म। तो ठीक है, रीजनिंग का तो गया, अब आते हैं थोड़ा क्वांट। क्वांट आपने कैसे क्या प्रिपेयर किया, अगर थोड़ा डिटेल में बता पाए तो सबके लिए अच्छा। काउंट कर सर, सबसे जो प्री के लिए मैं बोलूंगा ना, जो मतलब कि 90% जो कंट्रीब्यूशन आया होगा, जो सर आप हम्म। लोग टेस्ट करवाते थे 4 बजे का, जिसमें अच्छा। मार्क्स हाँ मिलते हाँ थे, हाँ हाँ वो हाँ वाला जी। था। वो वो मैं भी बेस्ट था। अभी, मतलब वो उस चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि बच्चे आज भी उस चीज को ढूंढ रहे हैं, और वो चीज क्या है ना हाँ अभी मेरे एप्लीकेशन पे क्या है ना, मतलब वो इतना भी मैं उसके पीछे इन्वेस्ट नहीं किया, जेन्युइन बात है। कि वो चीज जो पूरा का पूरा मतलब पोल इसी टाइप का पूरा ये होके म्यूट होके, तो वो इंटरफेस अभी काम चल रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा उस पर। लेकिन बच्चों का उस मैं चीज तो का, कहता हूँ, बच्चे अगर आप पेड भी रखोगे तो बच्चे उसको पे करके वो टेस्ट दे के हाँ आ जाएंगे। वो तो मुझे पता है, 4 बजे का क्लास मतलब वो एक था, वो उसका एक, मैं भी जानता हूँ यार, मैं भी बहुत मिस करता हूँ वो क्लास को, क्योंकि उसमें एक्चुअली स्पीड क्या है वो बच्चे जानते हैं। मतलब ये गारंटी है, जो बच्चा उस क्लास को कर देगा ना, उसका क्वांट की वजह से तो प्री नहीं हाँ अटके, ये लिख लिख के मैं दे सकता हाँ हूँ। क्योंकि हाँ क्वेश्चन का लेवल भी था, रिलेवेंसी भी था, और साथ ही साथ मैं अप्रोच भी बता रहा था और फास्ट करके भी दिखाता था। तो पूरा हाँ कंप्लीट जो है ना, एक प्री के लिए क्वांट कैसे करना है उसका, वो चीज आपने बहुत सही कहा। मैं उसके ऊपर बहुत बात कर रहा हूँ, टीम के साथ ये कर रहा हूँ, तो वो एग्जैक्ट चीज नहीं हो पा रही। उसके पिछले वाले जो ऑर्गेनाइजेशन था, उनका हेवी इन्वेस्टमेंट है, तो उस वजह से वो प्लेटफॉर्म वाज फ्लॉलेस। आई मस्ट अप्रिशिएट दैट थिंग, दैट हाँ प्लेटफॉर्म वाज फ्लॉलेस। ड्यू टू सम रीजन हम कुछ हुआ जिसकी वजह से सब लोग गए, वो अलग बात है, बट दैट प्लेटफॉर्म वाज फ्लॉलेस। अभी भी मैं कहता हूँ उसका जो इंटरफेस है पढ़ाने का और पढ़ने का, दैट्स दी बेस्ट थिंग, जो हाँ, शायद टेक के कोई। मामले में काफी अच्छे हैं। हाँ बहुत। तो वो टेस्ट तो चलो, टेस्ट तो आपने दिया। बेसिक्स आपने क्या मतलब वही 1 वीडियो 1 चैप्टर जो वहां से आपने कंप्लीट किया था? हाँ, आपका अनअकैडमी का भी पढ़ा था मैंने, लेकिन उस वक्त क्या हो रहा था, जैसे मैंने बताया कि पेपर आ रहे थे, तो मैं आपका हम्म। पढ़ रहा था, फिर मॉक की तैयारी कर रहा था कि मॉक कर लूँ या ये कर लूँ, तो उसमें कंफ्यूजन रह गया। तो फिर हाँ। ऐसा हो कि कंसेप्ट थोड़े अनक्लियर रह गए थे, जो जो नहीं हुए थे, क्लियर वो मैंने वन एग्जैक्ट। वीडियो वन शॉट से कर लिया था आपका। फिर वहां से जब कंसेप्ट क्लियर हो गए, फिर आपके साथ प्रैक्टिस में लगा रहा मैं अच्छा। इसके अंदर। तो प्री हम्म। तो हो कॉन्फिडेंस आ गया था, आपके क्लास से कॉन्फिडेंस आ गया था कि प्री हो जाएगा, क्योंकि हम्म। मॉक भी सुधर गए थे, मॉक में भी अच्छे नंबर आ रहे थे। और इसमें भी हम्म। ऐसा था कि लीडर बोर्ड में शायद नहीं आया मेरा नाम। कंपटीशन बहुत हाई था आपका 4 महीने वाले में। नहीं, वो तो है। ये वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने वो बच्चों को बार बार बताया हुआ है कि वंस आपका ना आरआरबी का नोटिफिकेशन आ जाएगा और बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, हाँ ये सब बच्चे सब जानते हैं। लेकिन क्या होगा ना,
हम भी इंसान ही है, लालच सबके पास है, ग्रीड सबके पास है। वंस आपका एग्जामिनेशन क्लोज आ जाएगा ना, तो आपको मन नहीं करेगा कि मैं इतना टाइम इन्वेस्ट करके कॉन्सेप्ट लर्न करूं। अगर मैं इतना टाइम कॉन्सेप्ट पे दूंगा तो ये एग्जामिनेशन में कैसे परफॉर्म करूंगा। वो नियर फ्यूचर को देखते हैं, जिसकी वजह से उनका क्या होता है ना, आरआरबी के बाद बैक टू बैक एग्जाम्स होते हैं। आरआरबी का नोटिफिकेशन आया, 1.5 मंथ्स के अंदर एग्जामिनेशन हो गया, एग्जामिनेशन के बाद आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, उसके बाद फॉलोड बाय आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, फिर उसी बीच एसबीआई पीओ आ गया होगा, मतलब पूरा सीजन खत्म। तो बच्चों को मैं बार बार ये चीज कहता हूँ, अब तो एक सिलेक्टेड कैंडिडेट भी कह रहा है, अभी भी टाइम है कि आरआरबी से पहले सिलेबस को एंटायर कंप्लीट कर लीजिए। अगर आप सिलेबस को मई के एंड तक या फिर हार्डली जून के मिड तक कंप्लीट करते हैं, उसके बाद जो आपके पास 2-3 महीना होता है अगस्त से पहले, उसमें आप आराम से मॉक्स वगैरह देके प्रैक्टिस करके, मिक्स प्रैक्टिस करके, अपनी स्पीड को एनहांस करके, एक्यूरेसी पे कमांड हासिल करके पेपर निकाल सकते हो। लेकिन अगर मई एंड जून मिड तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, तो मैं ये गारंटी देके कह सकता हूं, अगर आप उतने मैच्योर्ड नहीं है, उतने आपका खुद पे मतलब होल्ड नहीं है, तो ये साल 2024 खत्म हो जाएगा। सिलेक्शन हो सकता है आपका लकीली, बट सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। ये स्टेटमेंट मार्क कर दीजिए, क्योंकि उसके बाद और आपको नहीं फील ही नहीं आएगा कभी, क्योंकि एक सिलेबस कंप्लीट करने के लिए एक ना प्रोसेस होता है। जैसे मान लो परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ने को किसी को मन नहीं करता, लेकिन जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसके 5 क्लासेस लगते हैं, तो 5 क्लासेस परमुटेशन कॉम्बिनेशन वो सोच के ही हार जाएगा कि इसी दौरान, वो भी एग्जामिनेशन के दौरान, तो उस टाइम में वो इम्पॉसिबल है। तो अगर सिलेबस कंप्लीट करना तो उसके पहले, जैसे कि आपने कहा उस टाइम पे पिछले साल आपके साथ वही प्रॉब्लम हुआ था मेजर, साल 2023 में आप एग्जामिनेशन के लूप में फंस गए, जिसके चलते कॉन्सेप्ट जितना था लर्न करके उतना ही रहा, वो और बढ़ा नहीं, इंक्रीज नहीं किया, शार्पन नहीं हुआ। और उसका मतलब जो है लॉस है, वो आपको खुद देखने को मिल रहा है कि 1 साल का लॉस कंप्लीट है। अगर आप थोड़ा उस टाइम पे होल्ड, मतलब देखिए जो हो चुका है नहीं उसके बारे में नहीं, मैं बस कि आगे आने वाले बच्चों का जो एग्जाम है उसके लिए गाइड कर रहा हूँ। अगर उस टाइम पे आप थोड़ा अपने पे कमांड रख के सिलेबस पे फोकस कर लेते, तो कम से कम लास्ट वाले एग्जाम्स आपके निकलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो हमारे एसबीआई का कंडक्ट हुआ था सबसे लास्ट में, मुझे जितना याद है आईबीपीएस के लास्ट में कंडक्ट किए गए थे, तो उसमें भी चांसेस बढ़ पाते। तो ये ग्रेड को कंट्रोल करना होता है। और बाकी आपने मेंस के मॉक टेस्ट वगैरह तो लगाए होंगे या नहीं? ज्यादातर नहीं? मेंस की मैं रोज लगाता था, मतलब कि मैं 4 तरीके के मॉक लगाता था, अच्छा, इसलिए मैंने लगा मॉक रखा साइड पे, मॉक यही पूरा पे का लगा पूरा रखा। मुझे मॉक का पैटर्न आप बताइए कि मॉक आप कैसे क्या लगाते थे, मॉक्स के बारे में थोड़ा बताइए डिटेल में। मॉक कैसा होता था, जैसे पीओ का हो गया तो 3 घंटे का तो मॉक देता था मैं प्रॉपर बैठ के, हम्म। और हम्म। आधे घंटे का मैं डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करता था मॉक देने के जस्ट बाद, जैसे रियल अच्छा। एग्जाम में होता है। तो हम्म। उससे क्या हुआ, डिस्क्रिप्टिव भी मेरी अच्छी हो गई, टाइपिंग स्पीड बढ़ गई, और पूरा 3.5 घंटे बैठने की ना हैबिट हो गई, क्योंकि मेरे को अच्छा। हाँ। हैबिट थी नहीं, पेशेंस थी नहीं कि मैं 3.5 घंटे बैठ जाऊँ एक जगह पे। तो हम्म। उसकी हैबिट हो गई कि मैं 3-3 घंटे बैठ रहा हूँ लगातार। तो एग्जाम में अच्छा। ऐसा हुआ कि वहाँ पे अगर तुम मेंस में एक बार नर्वस भी हो भी जाते हो तो 5 मिनट के रुक के पानी पी लो, हाँ। इतना टाइम रहता है। तुम फुल स्कोर नहीं करना वहाँ पे, और फुल स्कोर कोई कर भी नहीं पाएगा कि किसी भी सेक्शन में आप फुल फुल नंबर लेके आ रहे हो मेंस में। तो 5 मिनट रुके, नर्वस भी हो, पानी पिया, अपना स्टार्ट किया, फिर क्वेश्चन सेलेक्ट किया अच्छे से, तुम कौन से क्वेश्चन कर सकते हो। प्री में क्या होता है कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चन करने होते हैं, मेंस में क्या हाँ। होता है आपको मैक्सिमम क्वेश्चन छोड़ने होते हैं, जहाँ पे एग्जैक्टली। आप गलती ना करो। हाँ जी। तो वेरी। और मेंस यहाँ पे बहुत मेन रोल प्ले करता है कि आपको किस में स्ट्रांग हो आप। हम्म। जैसे आप जीए में स्ट्रांग हो, इंग्लिश में स्ट्रांग हो, तो आप उससे पूरा कवर कर सकते हो, क्योंकि जो सेक्शनल कट ऑफ है 2-3 नंबर 5 नंबर इतनी जाती है मैक्सिमम। तो जैसे हाँ। आप क्वांट में वीक हो, तो क्वांट में आपके 6 नंबर 7 नंबर आ गए, और आप जीए में इंग्लिश में आप स्कोर कर रहे हो, तो वहां पे सब कुछ बराबर हो जाता है। और हम्म। आप कट ऑफ से 10 मार्क्स ऊपर लाके भी मतलब कि आराम से आप कर सकते हो, और ऊपर से डिस्क्रिप्टिव भी रहता ही है अच्छा। आपको हेल्प करने के लिए। तो बेसिकली वही है कि बहुत से ऐसे अच्छे स्टूडेंट्स भी होते हैं जिनका स्पीड बहुत ज्यादा बढ़िया होता है, लेकिन मतलब जिनके मेंस के कॉन्सेप्ट भी बहुत बढ़िया होता है, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ पेशेंस, क्योंकि 3.5 घंटे बैठना भी एक स्किल होता है। क्योंकि अगर आप 3.5 आवर, इसीलिए तो उन्होंने जानबूझ के इंटेंशनली सबसे लास्ट में क्वांट को रखा हुआ होता है, डिस्क्रिप्टिव को सबसे लास्ट में रखा हुआ होता है। क्योंकि मैं आपको अभी गारंटी देके कह सकता हूं, अगर आप में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, डिस्क्रिप्टिव अगर लास्ट में ना रख के डिस्क्रिप्टिव को फर्स्ट में रखा जाए, तो बच्चों का जितना डिस्क्रिप्टिव में मार्क आता है ना, उससे डेफिनेटली 20-25% मार्क ज्यादा आएंगे। तो जस्ट बिकॉज उसको हम्म। लास्ट में रखा गया, तो आपके पॉइंट्स अच्छे से क्लिक नहीं कर पाते उस टाइम पे, क्योंकि आप एक अलग एनवायरनमेंट में 4-4 सब्जेक्ट्स के थ्रू गए हो, आपका वहां पे चल रहा है, वहां पे आपके कुछ लॉस हुए हैं, कुछ सेक्शन में अच्छे जितने डिसेंट होने चाहिए नहीं हो पाए, आपका दिमाग वहां चल रहा है, ऊपर से एक नया कॉन्टेक्स्ट आपके सामने रखा जा रहा है, तो वो आपके थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, बच्चे सोचते हैं कि डिस्क्रिप्टिव का क्या रोल है। वो एग्जामिनर चाहता है कि, क्योंकि यहाँ पे बच्चों का एक चीज जानना इंपॉर्टेंट है कि पेपर का लेवल इतना हाई क्यों हो रहा है। पेपर का लेवल इतना हाई इसलिए हो रहा है क्योंकि बच्चे उसके पास ज्यादा हैं और वैकेंसीज उसके पास कम है। उसको पता है कि उसको जितने चाहिए बच्चे, उतने वो टैलेंटेड से टैलेंटेड ब्रेन पा सकता है। मतलब अगर 100 बच्चे पेपर देने आते हैं और 100 ही वैकेंसीज होता तो सारे बच्चों का हो जाता, तो वो क्या ही और कर सकता है।
150 बच्चे में अगर उसको 100 चाहिए तो वो लेवल को हल्का बढ़ाएगा, जैसे कि अच्छे ही बच्चे 100 हैं। बट 1000 में जब बात आती है 100 की, तो वो चाहेगा कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट माइंड को अपने साथ लेके जाए। तो उस वजह से आपके जो एप्लीकेशंस हैं वो ज्यादा हो रहे हैं और वैकेंसीज कम हो रहे हैं, इसी वजह से लेवल बहुत बढ़ रहा है। ये बच्चों को बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। और सारे सेक्शन का जो कंट्रीब्यूशन है, और आज के टाइम पे ऐसा भी हो गया है कि किसी एक दो सब्जेक्ट्स के ऊपर आपने अगर स्ट्रॉन्ग कमांड हासिल कर लिया और बाकी आपके डिसेंट है, तो मतलब लो है, डिसेंट तो नहीं, डिसेंट में तो निकल जाएगा, अगर लो है तो भी पेपर नहीं निकल रहा, क्योंकि नहीं। ओवरऑल कट ऑफ, सेक्शनल कट ऑफ, इतने सारे चीजें को पार करके जाना लगभग इम्पॉसिबल है। तो नहीं, आपका क्या जैसे कहना रीजनिंग का हो गया ना, है? जैसे हाँ। रीजनिंग का हो गया कि रीजनिंग स्ट्रॉन्ग था, तो रीजनिंग में मेरा ऐसा था कि मैं 25+ स्कोर ले आऊंगा, बाकी अपनी कहीं से हम्म। कवर कर लूंगा। अब हाँ रीजनिंग में ऐसा कि 12 स्कोर आ गया, जो हाँ। स्ट्रॉन्ग था। जीए स्ट्रॉन्ग था, जीए भी ऐसा आया कुछ पटंग की, कई क्वेश्चन देखे ही नहीं थे, कहीं पढ़े ही नहीं थे, डेली बेसिस करने के बाद भी। नहीं, आपने तो जो जो रीजनिंग स्ट्रॉन्ग था का, वहीं पे रह गया। ये आपने जो रीजनिंग का 2016 का एक ईयर है, जिस ईयर में मैं एक्चुअली एक बैंकर बनने के लिए प्रिपेयर कर रहा था, और साथ ही साथ तो कोचिंग में पढ़ा रहा था, वो अलग बात है, बट मेजर मेरा मोटो था कि मैं बैंक में ही एज ए पीओ कैसे तैसे लग जाऊं। उसी साल 2016 के आईबीपीएस पीओ मेंस का पेपर हम देने गए थे। आईबीपीएस पीओ मेंस और आपका कैट, मुझे जितना याद है ये दोनों एक साथ कोलाइड किए हुए थे, या हाँ मुझे जितना याद है, तो मैं कैट छोड़ के आईबीपीएस पीओ मेंस देने गया था, कि मुझे भरोसा था कि ये पेपर निकाल लूंगा जैसे तैसे, कैट में तो आगे एमबीए करना पड़ेगा, यहाँ निकल जाएगा, सैलरी आएगा, यहाँ देना पड़ेगा, ये माइंडसेट होता है। अब मैच्योरिटी आ चुका है, वो अलग बात है, उस टाइम पे हम भी स्टूडेंट हुआ करते थे। तो जब मैं पेपर देने गया, सबसे पहला सेक्शन आया रीजनिंग, आपके साथ जो सिचुएशन हुआ वही। आज के डेट में आपको एजुकेटर इतने सारे यूट्यूब वगैरह हो रहे हैं, आपके पास प्लेटफॉर्म भर भर के हैं, तो आपको सब कुछ पता है, रिवर्स सिलोजिज्म क्या होता है आपको पता है, कोडेड सिलोजिज्म क्या होता है, कोडेड इनइक्वालिटी, सब कुछ आपको पता है। जो आपका इनपुट आउटपुट वाला है, जो बक्से वाला होता है, ये सब आपको आज के डेट में आपने देखा हुआ है। हमने 2016 में बैंक एग्जाम में बैठ गए, हम जहां से पढ़ के आए कुछ भी हमें नहीं बताया गया। सिलॉइजम का क्वेश्चन है, हम तो कहे सिलॉइजम का तो सारा कॉन्सेप्ट हमें मालूम है, रिवर्स सिलॉइजम, मैंने कहा भाई ये क्या चीज है। हाँ। बहुत मेहनत से किए, और वो भी डाउटफुल कि नहीं यार लग रहा है नहीं लग रहा है। फिर जब मैं गया तो सबसे पहले बार हमारा कंडीशनल कोडिंग आया था, जो एट द रेट हैश इनका जो रोल रहता है। उससे पहले चाइनीज कोडिंग ही चल रहा था, साल 2015 तक सिलेबस अगर आप देखेंगे, प्रीवियस पेपर देखेंगे, तो चाइनीज कोडिंग ही चल रहा था। तो हमने पूरा का पूरा, मैंने पूरा लिख दिया, लेफ्ट राइट लिख के अभी काटूंगा बैठ के, मतलब कहाँ कॉमन है काटूंगा, भाई काटने के लिए कॉमन नहीं मिल रहा। फिर देखा तो ये पता नहीं चला, फिर बाद में आके पता चला कि एट द रेट मतलब ऑड डिजिट, ऑड नंबर ऑफ अल्फाबेट है, तो एट द रेट ऐसे करके मैंने कहा भाई। तो मतलब मुझे याद है कि 1 घंटे के पेपर में मुझसे 2 या 3 सवाल बने थे, नहीं नहीं मुझसे 4 सवाल बने थे, एग्जैक्टली मुझसे 4 सवाल बने थे। और जब मुझसे 4 सवाल बने थे तो मुझे लगा कि कट ऑफ तो क्लियर होने नहीं वाला, क्योंकि अगेन एस्पिरेंट हो, तो मैंने प्रीवियस ईयर का कट ऑफ, तो ऑब्वियस बात है वो ट्रेंड तो देखना बनता ही है। तो वो देख के गया था, रीजनिंग के कट ऑफ 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर ऐसे रहते हैं सेक्शनल कट ऑफ। तो मुझे लगा कि पेपर नहीं निकलेगा, तो मैंने रीजनिंग का तुक्का लगा दिया पूरा का पूरा, मैंने कहा मार दो जो हो रहा है। और लास्ट में मेरे मार्क्स आए 0.5 या कुछ, और कट ऑफ गया था 2 या 2.5 नंबर गया था रीजनिंग का सेक्शनल, बाकी सारे सेक्शन मेरे अच्छे हुए थे। तो इससे मैंने एक लेसन लिया, कि मैं हमेशा एक पॉइंट कहता हूं कि इफ यू आर डिजर्विंग, आपने ये स्टेटमेंट सुना होगा मुझसे, इफ यू आर डिजर्विंग देन यू विल गेट जॉब। आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, अगर आपको लग रहा है कि आप फंसे हो किसी क्वेश्चन में और आप डिजर्व करते हो इस पेपर को क्लियर करना, तो बाकी जितने भी कैंडिडेट आज सिलेक्ट होंगे सब फंसे होंगे। राइट। ये स्टेटमेंट कहता हूं हमेशा, वो मैं सीखा हूं अपने तजुर्बे से, अपने एक्सपीरियंस से। अगर मैं उस दिन जान लेता, खुद पे मुझ पे मतलब खुद पे भरोसा होता कि नहीं रीजनिंग सच में इतना टफ आया कि 4 नंबर भी इम्पॉसिबल है, तो शायद मैं तुक्का नहीं मारता, और शायद चीजें कंप्लीट अलग होते, क्योंकि मेरा 2016 में कोई मेंस क्लियर नहीं हुआ था। ये इकलौता मेंस था जो शायद चांसेस था क्लियर होने का आईबीपीएस पीओ का, क्योंकि उसमें भी वैकेंसीज थोड़े कंपैरेटिवली ज्यादा होते हैं, ये आपको भी पता है, तो वो थोड़ा यस ऑन यस। साइड इजियर तो नहीं कहूंगा, थोड़ा अलग साइड में रहता है। तो पूरा का पूरा आज माहौल अलग हो जाता है, लेकिन खुदा को कुछ और ही मंजूर था, तो जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, ये जो सर अच्छा है ना, आप पीओ हुआ। बना रहे हो। बस तो उसके बाद भी वही है, फिर भी बैंक ज्वाइन किए, लेकिन उसके बाद फिर कोविड, तो एजुकेशन में आना ही था, तो जैसे आपको जहां जाना है, देखिए आपने इतना मेहनत करके एसबीआई पीओ लगाया, अब आपका डेस्टिनी अगर ये नहीं कुछ और होगा ना, तो आप वहीं ही जाके जाएंगे, ये गारंटी है। तो ऊपर वाले जो आपके लिए सेट करके रखे हैं वो आपके लिए सबसे बेस्ट होता है, बस वो चीज को आगे लेते रहिए। बाकी आप, बढ़िया लगा आपसे बात करके, अभी तो 4 भी बज गए, मेरा क्लास भी है 4 बजे, तो अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस। और बस एक चीज और, कि अभी एक नया लाइफ का एक स्टार्ट की तरह मानिए, पुराने लाइफ का एंड है सच, एक स्टूडेंट लाइफ का जो प्रेशर वाला पढ़ाई है, आगे आपको पढ़ना पड़ेगा,
बट प्रेशर वाला पढ़ना नहीं। जैसे कि आप डिपार्टमेंटल एग्जाम देंगे तो आपको अभी और बैंक के बारे में जानना है, जैसे कि JIB CIB और भी बहुत एग्जाम्स है। बट वहां पे क्या होता है ना, एक अलग चीज रहता है, मतलब आपका सैलरी कोई लेने वाला नहीं है, कोई कमेंट नहीं हाँ। मारने वाला है, कोई रिलेटिव आपको जज नहीं करने वाला है, कोई दोस्त आपको जज नहीं यस। करेगा। आप एक अलग जोन में जाके पढ़ेंगे, और उस जोन में पढ़ना थोड़ा आसान रहता है इन एटमोसफियर कंफर्टिंग होता है। के। तो पढ़ना तो है, बढ़ना तो है, ऐसा नहीं कि कोई चीज खत्म हुआ कोई चीज रुका, सब वैसे ही चलेगा। बस माइंड सेट यस बना सर। के रख के आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। हम तो कनेक्टेड रहेंगे और भी बातचीत होगा। एक बिल्कुल। तारीख को हो सके और एक बार बात हो आपके साथ। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ठीक है, क्योंकि हम आई विल मिलने बी। आ जाएंगे सर आपसे तो। अरे बिल्कुल बिल्कुल, इंतजार रहेगा आपका। ठीक है, तो ठीक है ठीक है बोल्ड सर। भाई, चलते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। ठीक है, और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर।